गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको सॉल्यूशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और मोल कॉन्सेप्ट, एडवांस मोल कॉन्सेप्ट में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी क्या है? तो देखिए, नॉर्मलिटी की डिफिनीशन होती है नॉर्मलिटी इक्वल is the number of gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution। तो इसका मतलब नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो आप नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कर सकते हैं। अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे मिलेंगे? तो किसी भी कंपाउंड के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते हैं, यानी W/E कर देते हैं, तो वो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने ये किया W/E। तो नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला बना? W/E इंटू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और उस ml को लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास नॉर्मलिटी का बेसिक फार्मूला आ गया N इक्वल टू W/E इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सो W इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड E इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर में आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप उससे इक्विवेलेंट वेट पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हमें खुद निकालना पड़ेगा और वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा। इस तरह से हम नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। अब अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 20% W/V NaOH सॉल्यूशन, और दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 30% W/W यूरिया सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml। अगर हम देखें इसको तो याद रखिए हमारे पास दो तरह की परसेंटेज होती है, X% W/V। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है X ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ये W/V की परसेंटेज दी हो, X का मतलब इस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पर 20% W/V है तो इसका मतलब है X की जगह 20 रख दिया हमने, तो 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। अब यहाँ पर X% W/W का क्या मतलब होता है कभी भी दिया जाए, तो इसका मतलब है X ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर X ग्राम मतलब 20 है और वहाँ पर X की जगह 30% है। तो देखिए इसका मतलब अगर 20% अगर 20% दिया है हमें, इसका मतलब हो गया 20 ग्राम NaOH। 20% W/V का मतलब हो गया 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, दिस वन। तो अब हमारे पास नॉर्मलिटी का बेसिक फार्मूला है W/E इंटू 1000 अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। W की जगह में हमें दिया 20, तो 20 बाई इक्विवेलेंट वेट इसका NaOH का 40 आ जाएगा, इंटू 1000 अपॉन
वॉल्यूम 100 दिया है। अब एक बात समझिए, कभी भी अगर ये परसेंटेज में क्वेश्चन होगा और W/V की परसेंटेज है तो वॉल्यूम हमेशा 100 ml ही रहेगा, और ml को लीटर में बदलते हैं तो 1000 ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये और ये दोनों हमेशा कैंसिल आउट होंगे, तो इसका मतलब यहाँ 10 रह गया, और ये ऑलवेज परसेंट है, यहाँ पर 20% है। अगर यहाँ पर 10% होता तो ये 10 हो जाता, यहाँ पे 80% होता तो ये 80 हो जाता। तो इसका मतलब अगर हम नॉर्मलिटी का शॉर्टकट निकालें और हमें परसेंट स्ट्रेंथ W/V के टर्म्स में दी है तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंट स्ट्रेंथ W/V इंटू 10/E। ये हम परसेंट स्ट्रेंथ को देखकर सीधे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 नॉर्मल। सिमिलरली ये वेट परसेंट है, मास परसेंट इसे बोलते हैं, ये बाई वेट या बाई मास होती है। तो इसका मतलब अगर 30% आपको दिया है W/W, इसका मतलब क्या हुआ, 30 ग्राम यूरिया, ये यूरिया का है। तो बेसिकली यहाँ पर नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं, तो नॉर्मलिटी के लिए अगर यूरिया दिया है और यूरिया के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ये देखना है। तो यूरिया जो हमारा है वो कहाँ से आया, डाइकार्बमिक। अगर हम देखें जैसे हमारे पास ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 दिस। तो वैसे इस तरह के कंपाउंड्स में जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, शुगर है, इनका इक्विवेलेंट वेट जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के लिए जो होता है वो या तो वो एसिड हो, या तो वो बेस हो, या तो वो साल्ट हो, इस तरह के कंपाउंड है। लेकिन अगर हम देखें तो ये 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक प्रोटॉन इधर से एक्सेप्ट कर सकता है, एक प्रोटॉन इधर से एक्सेप्ट कर सकता है। ये ऐसा बेस है। तो अगर इस तरह का बेस हो तो हमारे लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसको हमें ये दोनों तरफ से 2 बेसिक ग्रुप हैं, इसलिए जो बेस का इक्विवेलेंट वेट होता है, जैसे हमने यहाँ रखा इक्विवेलेंट वेट, तो बेस का इक्विवेलेंट वेट जो होता है E, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिसिटी। एसिसिटी का मतलब होता है ये बेस का E अगर हमें निकालना है, एसिसिटी। एसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। तो अगर हमारे पास ऐसे बेस हैं जिनमें OH होता है, जैसे NaOH, KOH, तो इनके लिए एसिसिटी 1 होती है। CaOH होल ट्वाइस एसिसिटी 2 हो जाएगी। AlOH होल थ्राइस एसिसिटी 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रिप्लेसेबल OH यहाँ रख दिया। और अगर एसिड है, क्योंकि आपको 3 ही कंपाउंड मिल सकते हैं, या तो एसिड मिल सकता है, या तो बेस मिल सकता है, या तो सॉल्ट जनरल केस में। तो अगर आपके पास बेस है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिसिटी कर सकते हैं, और अगर E ऑफ एसिड है तो E ऑफ एसिड के लिए आप मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी करेंगे, और अगर E ऑफ साल्ट है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। बाकी अलग से इक्विवेलेंट वेट का पूरा एक लेक्चर है, आप उसको देखें, आप उससे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दिए जाएंगे, जो यूरिया है, ग्लूकोज है, शुगर है, नॉर्मलिटी के लिए, मोलरिटी के लिए रहेंगे, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वेट जनरली ग्लूकोज का कुछ निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए N फैक्टर के लिए कोई वैल्यू नहीं है। इस वजह से ऐसे कंपाउंड होंगे तो उनके लिए, मान लो अगर यूरिया दिया हुआ है, हालांकि ये x ग्राम यूरिया के लिए दिया हुआ है यहाँ पर यूरिया सॉल्यूशन, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालें तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हो सकता है, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया जाए तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 30 × 1000
और मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 करेंगे तो 30, क्योंकि यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आपका 60/2 तो 30 हो जाएगा ये। अब अगर इसमें आप सॉल्व करते हैं तो इसका वॉल्यूम 100 और डेंसिटी 1.4, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर ये W/W की परसेंटेज है और आपको नॉर्मलिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ये शॉर्टकट आ गया, परसेंट स्ट्रेंथ W/W, और ये 1000/100 कैंसिल आउट होके हमेशा 10 हो जाएगा, और ये इक्विवेलेंट वेट है। बस इसमें एक चीज़ है, ये जो डेंसिटी नीचे डिवाइड है वो ऊपर चली जाएगी, और इस तरह से ये शॉर्टकट बन गया जैसे पीछे। तो कभी भी नॉर्मलिटी अगर परसेंट स्ट्रेंथ में दी है तो W/V की परसेंट स्ट्रेंथ में है तो इस फॉर्मूले से, और W/W की परसेंट स्ट्रेंथ है तो इस फॉर्मूले से आप शॉर्टकट कर सकते हैं। थ्योरी ये कहती है कि आप इस तरह से, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है ये देखो 30% का मतलब है 30 ग्राम इन 100 ग्राम, 30 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन ये है। तो सॉल्यूशन का मास है आपके पास, तो मास को हमने ये डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम में बदल लिया, और ये डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो ये 30 और 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर 14N आ जाएगा ये। तो ये दोनों का शॉर्टकट है। इस तरह से हमारे पास ये नॉर्मलिटी का बेसिक फॉर्मूला, और अगर परसेंट स्ट्रेंथ दी जाए तो कैसे नॉर्मलिटी निकालते हैं ये है, और इक्विवेलेंट वेट एसिड, बेस और साल्ट का ज़रूरत पड़े तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज पूरा इक्विवेलेंट वेट आप स्पेशली एक वीडियो लेक्चर में है उससे आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखें कि नॉर्मलिटी में न्यूट्रलाइजेशन का केस है और डाइल्यूशन का केस है। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन, अगर कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होता है तो मिली इक्विवेलेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली होता है, अकॉर्डिंग टू मिली इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। दिस, तो या तो हमारे पास क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, न्यूट्रलाइजेशन, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन, या कंप्लीट रिएक्शन, या इक्विवेलेंस पॉइंट, इस तरह से। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट MEQ ऑफ A इक्वल टू MEQ ऑफ B, ये है। अब मिली इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, अगर नॉर्मलिटी और V को मल्टीप्लाई किया जाए, दिस इज नॉर्मलिटी और दिस V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दिया जाए तो इस पूरे को बोलते हैं MEQ, मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ A मिली इक्विवेलेंट ऑफ B अगर न्यूट्रलाइज करता है तो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला बनेगा N1V1 इक्वल टू N2V2, दिस, ये। अब अगर हम देखें तो N1V1 N2V2 हो गया, ये एक का मिली इक्विवेलेंट और ये B का मिली इक्विवेलेंट, ये रिएक्शन कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है, हमें पता है W/E, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा MEQ बन गया, और इसको NV से इक्वेट कर दें, ये दूसरा MEQ बन गया। इस तरह से ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ सकता है। तीसरा, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर। तो N फैक्टर क्या होता है, तो N फैक्टर जो होता है वो एसिड के लिए बेसिसिटी
बेस के लिए एसिडिटी और साल्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज, ये कर सकते हैं n फैक्टर। तो यानी कि n1 v1 n की जगह में अगर मोलरिटी के टर्म्स में रखें इसको, तो m1 nf1 इंटू v1 इक्वल टू m2 nf2 इंटू v2, अगर कभी आपको इस रिस्पेक्ट में न्यूट्रलाइजेशन हो तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जनरली नॉर्मलिटी है इसके रिस्पेक्ट में काम करेगा। अगर मोलरिटी और इस तरह से दिया हो और न्यूट्रलाइजेशन या टाइट्रेशन या कंप्लीट रिएक्शन हो तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ये है। तो अब आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि 200 ml n/2 NaOH न्यूट्रलाइज 400 ml सॉल्यूशन या न्यूट्रलाइज 500 ml H2SO4, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, इस तरह से। तो अब आप N1V1 N2V2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ ये लगाएंगे, क्यों? क्योंकि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड आपको रखना पड़ेगा। ये बेस है और ये एसिड है, जब भी दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं उनके मिली इक्विवेलेंट आपने करने होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा इस तरह से 1/2 200 इक्वल टू N2 इंटू 500, इस तरह से। तो ये N2 बन जाएगा आपका 1/5, ये आ गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो इससे इस रिस्पेक्ट में आपको पूछा जा सकता है W/E के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या होगा, 4 ग्राम ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज बाय 200 ml सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन। तो अब ये ध्यान रखना कि जब किसी एक का वेट दिया जाए और दूसरे का वॉल्यूम या नॉर्मलिटी दिया जाए तो हमें 100% श्योर हो जाना चाहिए कि मिली इक्विवेलेंट हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। जिसके W दिए जाएंगे वेट, उसके मिली इक्विवेलेंट इस फॉर्म से निकालेंगे, और जिसकी नॉर्मलिटी या वॉल्यूम में कुछ दिया जाए उसके मिली इक्विवेलेंट इस फॉर्म से निकालेंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि ये यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर W दिया है 4 और इसका फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा आपको, W/E इंटू 1000 दिस इक्वल टू NV। ये हमने लगाया, W दिया है 4 और NaOH का E अभी पीछे निकालना सिखाया है। तो 4/40 इंटू 1000 इक्वल टू N आपका 1/2 N हमें निकालना है, 200 ml दिया है, N 200, तो 200 ml दिया हुआ है। तो इस तरह से ये नॉर्मलिटी हमारी आ जाएगी, ये 5 10 1/2 आ गई नॉर्मलिटी। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें कि इस तरह से हमारे पास इस फॉर्मूले से हम न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास डाइल्यूशन अगर हम देखें, पानी मिलाने को बोलते हैं, तो N1V1 इक्वल टू N2V2, इसका नाम है डाइल्यूशन। तो N1V1 N2V2, और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो हमेशा V2 माइनस V1। लेकिन अगर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, मतलब पानी को कम कर दिया, इवोपरेट कर दिया, तो कंसंट्रेशन में N1V1 और N2V2 वहाँ भी ये लगाना पड़ेगा, और वॉल्यूम इवोपोरेटेड उस केस में V1 माइनस V2 रखना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इवोपोरेट कर जाएगा तो इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा और फाइनल वॉल्यूम कम होगा जब कंसंट्रेशन की जाएगी, और जब डाइल्यूशन पानी मिलाया जाएगा तो इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा इससे। तो डाइल्यूशन का एक क्वेश्चन देखें ज़रा, 200 ml N/2 HCl changes to N/10, calculate volume of water to be added। तो बस आपने क्या करना है, सिंपल N1V1 N2V2 लगा देना है। तो पहले आपके पास N1/2 है, वॉल्यूम 200 है, और N2 आपके पास 1/10 है। तो देखिए V2 आपके पास क्या आएगा, तो V2 आ जाएगा आपके पास 1000 ml, ये आ जाएगा। तो वाटर कितना आ जाएगा, तो वाटर अगर हम देखें तो वाटर आ जाएगा आपके पास 1000 माइनस 200, 800 ml वाटर आ गया। इस तरह से ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर ये नॉर्मलिटी में केस 2 में देखा न्यूट्रलाइजेशन, और ये केस 3 में डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन करते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड या वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी इवोपोरेटेड। तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम इसका अगला केस डिस्कस कर रहे हैं।